हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज सिंगल पेज इंडक्शन मोटर। अब जो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर है तो इसको कार्य सिद्धांत के अनुसार तीन पार्टों में बांटा गया है। तो तीन पार्ट में वो पार्ट कौन कौन से हैं? तो मैं पहले की बात करता हूं तो वो हो गया स्प्लिट, फेज स्प्लिट। तो पहला जो भाग है वो हो गया फेज स्प्लिट। अब दूसरा जो भाग बात करते हैं तो दूसरा भाग है, तो दूसरा भाग है यहाँ पर कम्यूटेटर। कम्यूटेटर दूसरा भाग कौन सा हो गया यहाँ पर? कम्यूटेटर। अब तीसरे भाग की बात करते हैं तो हो गए यहाँ पर सिंगल पेज तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर। अब पहले की बात करते हैं, जो पहला भाग है फेज स्प्लिट। कौन सा भाग है? फेज स्प्लिट का यहाँ पर मतलब है कि एक हम सिंगल पेज सप्लाई देंगे, एक पेज देंगे तो एक पेज को यहाँ पर दो पेजों में बांटना होता है। दूसरी बात करते हैं, जो फेज स्प्लिट है तो इसको एक पेज को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फेज स्प्लिट में 5 मोटरों की बात करेंगे। उससे आगे कम्यूटेटर कि इस प्रकार की जो मोटर होगी उनमें क्या होगा? कम्यूटेटर का उपयोग करेंगे। इस प्रकार की मोटर में किसका उपयोग करेंगे? कम्यूटेटर का उपयोग करेंगे। और जो तीसरा टाइप है वो पढ़ेंगे सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर। अब यहाँ पर जो तुल्यकालिक मोटर है तो तुल्यकालिक का मतलब है कि यहाँ पर जो इसका स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और जो रोटर की घूर्णन गति है वो यहाँ पर क्या होगी? समान होगी। तो दोस्तों यहाँ पर तीन टाइप है। अब तीनों टाइप है, एक एक टाइप करके हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फेज स्प्लिट है तो इसमें जो पहली मोटर होगी वो होगी रेजिस्टेंस मोटर। रेजिस्टेंस मोटर, जो पहली मोटर होगी वो कौन सी होगी? रेजिस्टेंस मोटर होगी। अब दूसरी मोटर की बात करते हैं तो यहाँ पर होगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट भाषा में लिख रहा हूँ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब मैं यहाँ पर जो तीसरी मोटर है उसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर होगी स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर। और यहाँ पर इसमें जो चौथी मोटर होगी वो होगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। और जो पांचवी प्रकार की जो मोटर की बात करता हूं तो यहाँ पर जो पांचवी मोटर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेडेड मोटर। कौन सी मोटर पढ़ेंगे? शेडेड मोटर। अब मैं दूसरे टाइप में जो बात करता हूँ कि जो कम्यूटेटर मोटर है, तो जो कम्यूटेटर है इसके अंदर कौन कौन सी मोटर आएगी? तो यहाँ पर जो पहली मोटर आएगी वो आएगी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर। और जो दूसरी मोटर आएगी वो आएगी रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर आएगी? रिपल्सन मोटर। अब मैं तीसरे टाइप की बात करता हूं सिंगल पेज तुल्यकालिक मोटर। तो इस जो सिंगल पेज तुल्यकालिक मोटर है तो इसमें यहाँ पर तीन टाइप की मोटर पढ़ेंगे। जो पहली मोटर होगी वो होगी स्टेपर मोटर। कौन सी मोटर होगी? स्टेपर मोटर। जो पहली मोटर होगी स्टेपर मोटर होगी। और जो दूसरी मोटर होगी वो होगी यहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर होगी। और जो तीसरी मोटर होगी वो यहाँ पर होगी रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर होगी। तो दोस्तों हम इन मोटरों के बारे में विस्तार से एक एक मोटर करके क्या करेंगे? इनके पूरा वर्णन विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम जो पहला टाइप है फेज स्प्लिट इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो ये स्टार्टिंग में जो चार मोटरें दी गई है इनकी क्या होगी? संरचना क्या होगी? समान होगी। इनकी संरचना क्या होगी? समान होगी। तो मैं दोस्तों बात करता हूं इनकी संरचना के बारे में। तो इनकी संरचना होगी अब जो यहाँ पर जो पहली मोटर होगी वो होगी स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर। जो स्प्लिट फेज मोटर है दोस्तों तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा था रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, तो दोनों बात एक ही है। तो इस मोटर का जो दूसरा नाम है वो रेजिस्टेंस मोटर भी बोल सकते हैं इसको। रेजिस्टेंस मोटर भी बोल सकते हैं इसको। अब जो दूसरी मोटर होगी वो होगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर।
और जो तीसरी मोटर होगी वो होगी स्थायी कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। जो यहाँ पर जो चौथी मोटर होगी वो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होगी। तो दोस्तों इनकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, समान होगी। जैसे मैं बात करता हूं स्टेटर, किसकी बात करता हूं, स्टेटर। जो यहाँ पर जो स्टेटर होगा, जो स्टेटर होगा, स्टेटर किसे कहते हैं, जो स्थिर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर। स्थिर, स्थिर वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। जो क्या करता है, घूर्णन गति नहीं करता है। अब जो स्टेटर है इस पर जो सिंगल फेज मोटर है इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग करेंगे। तो जो पहली वाइंडिंग करेंगे वो होगी रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होगी, रनिंग, रनिंग वाइंडिंग। और जो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक तो होगी रनिंग वाइंडिंग और दूसरी होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग है वो अधिक गहराई में स्थापित करेंगे। जैसे मान लिया कि ये स्टेटर है, इस तरह से जो स्टेटर होगा वो क्या होगा, पूरा गोल होगा। तो ये यहाँ पर जो वाइंडिंग करेंगे बाहर की तरफ तो वो होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। और इसके अंदर जो अधिक गहराई में वाइंडिंग स्थापित करेंगे तो वो होगी रनिंग वाइंडिंग। वो अंदर स्थापित करेंगे अधिक गहराई में, तो वो कौन सी होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक शाफ्ट होगी और शाफ्ट के ऊपर क्या होगा, एक रोटर होगा। तो इस तरह से जो स्टेटर है उस पर कौन सी वाइंडिंग करेंगे, एक तो करेंगे रनिंग वाइंडिंग और दूसरी करेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग है वो इस स्टेट, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी तुलना में क्या होगी, अधिक गहराई में स्थापित होगी। कि जो रनिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में क्या होगी, अधिक गहराई में होगी। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे यहाँ पर, स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित करेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर पतले तार, पतले तार और क्या करेंगे, अधिक करंट की स्थापित करेंगे, अधिक करंट की स्थापित करेंगे। अब जो यहाँ पर जो कौन सी वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग है वो क्या करेंगे, यहाँ पर गहराई क्या होगी इसकी, अधिक होगी। और किसकी करेंगे, मोटे, मोटे तार और क्या होगा, कम टर्न्स होंगे। क्या होगी, मोटे तार भी बनाएंगे और टर्न्स की संख्या क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। और इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट किया हुआ क्या होगा, एक रोटर होगा। जो रोटर किस प्रकार का होगा, केज प्रकार का होगा। अब आगे बात करते हैं रोटर की। आगे किसकी बात करते हैं, रोटर की। तो जो सिंगल फेज मोटर होती है तो यहाँ पर जो अधिकतर रोटर काम में लेते हैं वो किस प्रकार का होता है, केज प्रकार का। किस प्रकार का होता है, केज प्रकार का होता है। अब जो रोटर केज प्रकार का होता है, अब रोटर किसे कहते हैं, रोटर किसे कहते हैं, तो रोटर होता है वो क्या होता है, घूमने वाले भाग को क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। किस भाग को बोलते हैं, रोटर, घूमने वाले भाग को क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। यानी जो रोटर होगा वो घूमने वाला भाग होगा। और जो सिंगल फेज है तो उसमें जो रोटर काम में लेंगे वो क्या लेंगे, सिक्योरिटी केज प्रकार के क्या लेंगे, यहाँ पर रोटर लेंगे। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, CFL स्विच। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर शॉर्ट भाषा में लिख सकता है कि CFL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो CFL की फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये कहां पर स्थापित किया जाता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये स्थापित किया जाता है मोटर की शाफ्ट पर। कहां पर स्थापित किया जाता है, मोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये मोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। और ये काम किस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है, कि हमने यहाँ पर पढ़ा था स्टेटर होता है, स्टेटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक तो होती है
रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है CFL स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसका मेन उद्देश्य कार्य क्या होता है कि जो स्टेटर है इस पर दो प्रकार की वाइंडिंग कर रहे थे, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है यानी जो मोटर का रोटर, जैसे हम सिंगल फेज सप्लाई से इसको क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और मोटर स्टार्ट होगी। जैसे ही मोटर की जो घूर्णन गति है वो 75 से 80% इसकी घूर्णन गति, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्या करेगा कि इसकी जो घूर्णन गति होगी मोटर की क्या होगी, मोटर की घूर्णन गति 75 से 80% घूर्णन गति प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, जिससे मोटर क्या होगी, जिससे मोटर एक ही वाइंडिंग पर कार्य करेगी। कि यहाँ पर दो प्रकार की वाइंडिंग कर रहे थे, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी कौन सी वाइंडिंग कर रहे थे, रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर जब मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है जिस मोटर में, तो क्या करेगा कि उस मोटर का रोटर 75 से 80% घूर्णन गति प्राप्त कर लेगा। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहाँ से क्या कर देगा, ओपन कर देगा, और जो मोटर है वो क्या करेगी, यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करेगी। अब रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करेगी, जैसे ही मोटर पर जैसे मान लो कि लोड का मान बढ़ा दिया, जैसे यहाँ से क्या कर दिया, मोटर का लोड का मान बढ़ा दिया। अब जैसे ही मोटर में लोड का मान बढ़ा दिया तो क्या होगी, मोटर का जो रोटर है वो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही मोटर की गति 75 या 80% कम घूर्णन गति करती है तो वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को वापस इसमें क्या कर देगा, संयोजित कर देगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या होता है, कार्य होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम मोटरों के टाइप। तो इसमें जो पहला टाइप होगा वो पढ़ेंगे स्प्लिट फेज मोटर। कौन सा पढ़ेंगे, स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर। अब जो स्प्लिट फेज मोटर है तो इसमें क्या होगी, दो वाइंडिंग होगी, एक तो होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होगी रनिंग वाइंडिंग। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके श्रेणी क्रम में एक यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे। अब जो सिंगल फेज मोटर है इसको कौन सी सप्लाई देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। और जो सिंगल फेज सप्लाई है तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज देंगे, 240 वोल्टेज सप्लाई देंगे। कितनी सप्लाई देंगे, 240 वोल्टेज सप्लाई देंगे। और जो रोटर होगा इसमें वो किस प्रकार का होगा, वो होगा केज प्रकार का रोटर, शॉर्ट सर्किट की हुए चले डालेंगे इसके। तो दोस्तों अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे Z1 Z2 से प्रदर्शित करेंगे। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, Z1 Z2 से। अब जो रनिंग वाइंडिंग है इसको प्रदर्शित करेंगे U1 U2 से। इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो किससे स्थापित करेंगे, पतले वायर से। किससे स्थापित करेंगे, पतले वायर, तथा इसमें क्या करेंगे, अधिक टर्न स्थापित करेंगे, अधिक टर्न स्थापित करेंगे। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो पतले तार और अधिक टर्न की होगी। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो रनिंग वाइंडिंग है, जो रनिंग वाइंडिंग होगी ये किससे स्थापित करेंगे, ये होगी मोटे तार, मोटे तार, और क्या होगी, कम टर्न की होगी। इसकी होगी कम टर्न्स की होगी। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके श्रेणी क्रम में कौन सा स्विच लगा हुआ है, CFL स्विच। CFL स्विच की फुल फॉर्म होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये क्या करेगा यहाँ पर कि जो ये मोटर घूर्णन गति करेगी, कि जो ये मोटर है ये 75 से 80% घूर्णन गति प्राप्त कर लेगी।
तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्विच ओपन कर देगा और ये मोटर किस वाइंडिंग पर कार्य करेगी, केवल रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करेगी। किस वाइंडिंग पर कार्य करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करेगी। अब यहाँ पर जो रोटर होता है वो किस प्रकार का था, केज प्रकार का था। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका फेजर डायग्राम होता है, इसका क्या फेजर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये मोटर है, तो जो हमेशा जो मोटर होती है वो कौन से लोड पर कार्य करती है, इंडक्टिव लोड पर। इंडक्टिव लोड होता है तो वहां पर क्या होता है, वोल्टेज का मान आगे होता है और करंट का मान क्या होता है, पीछे होता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है एक पतले तार और अधिक टर्न की बना रहे हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो इसका एक्सएल का मान है, जो इसका एक्सएल का मान है वो क्या होगा, कम होगा। तो दूसरी बात करते हैं रनिंग वाइंडिंग की। कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। अब ये रनिंग वाइंडिंग है तो इसका जो आर का मान है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो ये रनिंग वाइंडिंग है ये मोटे तार और कम टर्न्स की बना रहे हैं और इसको क्या करेंगे, अधिक गहराई में स्थापित करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो एक्सएल का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा। इसका जो एक्सएल का मान क्या होगा, अधिक होगा। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कम गहराई में स्थापित कर रहे हैं, तो इसका एक्सएल का मान क्या होगा, कम होगा और आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होगा, अब प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो ये क्या करेगा, धारा और वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो वोल्ट करंट को 10 से 20 डिग्री क्या करेगा, पीछे करेगा। कितनी डिग्री पीछे करेगा, 10 से 20 डिग्री, 10 से 20 डिग्री क्या करेगा, यहाँ पर पीछे करेगा। कौन सी वाइंडिंग को, स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट होगी उसको क्या करेगा, पीछे करेगा। दूसरी बात करते हैं हम रनिंग वाइंडिंग की। तो अब रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान क्या है, यहाँ पर कम है, तो इसमें जो धारा और वोल्टेज का मध्य जो अंतर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से 50 से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री यहाँ पर जो फेज अंतर क्या होगा, पैदा होगा। अब यहाँ पर इनके जो परिणामी जो करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो परिणामी करंट होगा तो यहाँ पर इनके दोनों के मध्य उत्पन्न हो जाएगा, तो वो कितना होगा, वो होगा 30 से 40 डिग्री। तो जो मोटर होगी वो धारा और वोल्टेज के मध्य कितनी डिग्री का अंतर होगा, 30 से 40 डिग्री का अंतर होगा, तो उसी पर ही ये मोटर क्या करेगी, कार्य करेगी। यानी उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है जो धारा और वोल्टेज के मध्य जो है तो वो कितनी डिग्री है, 30 से 40 डिग्री क्या हो जाएगा, फेज अंतर पैदा हो जाएगा। यहाँ पर कितनी डिग्री पैदा हो जाएगा, 30 से 40 डिग्री, यानी जो फेज वो एक दो भागों में यहाँ पर कार्य करने लग जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की वो पतले तार तथा अधिक टर्नों की स्थापित की जाती है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको Z1 Z2 से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, और एक्सएल का मान क्या होता है, कम होता है। जो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, मोटे तार और कम टर्न्स की बनाई जाती है और ये क्या होती है, अधिक गहराई में स्थापित की जाती है। इसका प्रतिरोध का मान कम होता है और एक्सएल का मान अधिक होता है। जो यहाँ पर एक्सएल है वो क्या करता है, इसकी गहराई पर डिपेंड करता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये क्या करती है, कम गहराई में स्थापित करती है, तो इसका एक्सएल का मान क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। और जो रनिंग वाइंडिंग होती है तो ये क्या होती है, अधिक गहराई में स्थापित की जाती है, तो इसका एक्सएल का मान क्या होता है, अधिक होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब जो ये स्प्लिट फेज मोटर है तो जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क का मान क्या होता है, यहाँ पर बराबर होता है। स्प्लिट फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क का मान क्या होता है, बराबर होता है। रनिंग टॉर्क का मान बराबर होता है स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क का मान। अब जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो पूर्ण लोड का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 150 से 200 गुना अधिक होता है। 150
से 200 गुना अधिक होता है। जो ये स्प्लिट फेज मोटर है इसका जो पावर फैक्टर का मान होता है, जो पावर फैक्टर का मान होता है, पावर फैक्टर का मान होता है वो होता है 0.3 से 0.4 तक होता है। जो स्प्लिट फेज मोटर है इसका पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.4 तक होता है। और जो इसका स्टार्टिंग करंट होती है, इस मोटर की जो स्टार्टिंग करंट होती है, स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट होती है वो 5 से 6 गुना अधिक होती है, 5 से 6 गुना अधिक होती है। जो स्टार्टिंग जो करंट होती है वो पूर्ण लोड करंट की 5 से 6 गुना अधिक होती है। और जो ये मोटर होती है, यह मोटर 0.5 एचपी क्षमता की बनाई जाती है, 0.5 एचपी क्षमता की बनाई जाती है, क्षमता की बनाई जाती है। और इस मोटर का उपयोग, इस मोटर का उपयोग पंखे, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग आदि में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किस मोटर के बारे में बात कर रहे थे? स्प्लिट फेज मोटर के बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट। अब जो कैपेसिटी स्टार्ट मोटर तथा रिपल जो स्प्लिट फेज मोटर पड़ी थी, तो इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। इसके अंदर भी क्या होती है? रनिंग वाइंड, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ये क्या होती है? रनिंग वाइंडिंग होती है। लेकिन इस मोटर में क्या होता है कि एक यहाँ पर एक कैपेसिटर अलग से संयोजित कर दिया जाता है। जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। और इसमें भी जो रोटर होता है वो यहाँ पर किस प्रकार का देते हैं? केज प्रकार का ही देते हैं। और इस मोटर को सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे। जो सिंगल फेज सप्लाई होती है वो कितनी वोल्टेज होती है? 240 वोल्टेज तक संयोजित होती है। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस वाइंडिंग को हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या इसको बोल सकते हैं सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग नाम न देकर ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी दे सकता है, या कौन सी दे सकता है? सहायक वाइंडिंग, या इसके अलावा वो दे सकता है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको किससे दर्शा रहे थे? Z1 और Z2। और जो रनिंग वाइंडिंग थी उसको U1 और U2। ये कौन सी वाइंडिंग थी? रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग। और रनिंग वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। मेन वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। अब यहाँ पर स्प्लिट फेज मोटर की तरह इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है टर्मिनल संख्या ज्यादा होगी, प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, एक्सएल का मान क्या होगा? इसमें कम होगा। और जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कम गहराई में स्थापित करेंगे। और जो रनिंग वाइंडिंग है ये क्या होगी? मोटे तार कम टर्मिनलों की यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो इसकी जो पूरी संरचना है वो स्प्लिट फेज मोटर के समान ही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया? जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके श्रेणी क्रम में क्या कर दिया? यहाँ पर संयोजित कैपेसिटर संयोजित कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर कैपेसिटर संयोजित कर दिया। अब जो ये कैपेसिटर है ये कितने मान का संयोजित किया जाता है? यहाँ 60 से 120 माइक्रोफैराड। कितने माइक्रोफैराड का? 60 से 120 माइक्रोफैराड। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ये
क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये 60 से 120 माइक्रोफेरेड से कम या अधिक लगाते हैं तो इस मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर वो अधिक मान का लगाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर XC बराबर क्या होता है 1/2 पाई FC। ठीक, अब यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर F का मतलब तो है फ्रीक्वेंसी तथा C का मतलब यहाँ पर है धारिता। C का मतलब यहाँ पर क्या है धारिता। अब मैं जो XC और जो धारिता C है ये एक दूसरे क्या है विलोम अनुपात में। जैसे ही मैं यहाँ पर जो कैपेसिटर है यहाँ पर क्या दे रखा है धारिता का मान दे रखा है, तो मैं जैसे ही XC का मान बढ़ाऊंगा, इसका मान बढ़ाऊंगा, XC का मान यहाँ से बढ़ाऊंगा तो धारितीय रिएक्टेंस का मान क्या होगा यहाँ से कम होगा। धारितीय रिएक्टेंस का मान क्या होगा कम होगा। और जैसे धारितीय रिएक्टेंस का मान यहाँ पर कम होगा कि मैं ज्यादा माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाऊंगा तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो इसमें क्या होगा करंट का मान ज्यादा प्रवाहित होगा, और करंट का मान ज्यादा प्रवाहित होगा तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो यहाँ से क्या हो जाएगी जल जाएगी। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो यहाँ से क्या हो जाएगी जल जाएगी। यदि मैं यहाँ पर जो कैपेसिटर वो 60 से कम माइक्रोफेरेड का लगाऊं, क्या करूं यहाँ से 60 से कम माइक्रोफेरेड का लगाऊं तो यहाँ पर 60 से कम माइक्रोफेरेड का लगाऊंगा तो यहाँ पर धारिता का मान घटेगा और XC का मान क्या बढ़ेगा। अब XC का मान यहाँ पर क्या हो गया बढ़ गया तो इसमें जो करंट का मान वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इस मोटर का जो अब मैं कैपेसिटर 60 माइक्रोफेरेड से कम का लगाऊंगा तो इस मोटर का जो टॉर्क का मान है वो यहाँ से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि यदि यहाँ पर ये कैपेसिटर क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है, यदि यहां से ये क्या हो जाता है कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो कैपेसिटर जैसे शॉर्ट होगा तो जो ये मोटर है वो कि स्प्लिट फेज मोटर की तरह कार्य करने लग जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो अब जो स्प्लिट फेज मोटर थी उसके अंदर भी तो क्या था यहाँ पर कैपेसिटर नहीं था, अब यहाँ पर जो कैपेसिटर वो शॉर्ट हो गया तो ये सप्लाई तो यहाँ से सप्लाई वो क्या करेगा हमारा प्रदान कर देगा, लेकिन ये कार्य नहीं करेगा क्योंकि स्प्लिट फेज मोटर थी उसके अंदर भी यहाँ पर क्या लगा हुआ था सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था। तो उसी की तरह ये मोटर क्या करने लग जाएगी कार्य करने लग जाएगी। तो जो ये मोटर होती है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है बहुत अधिक होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और जो इसका जो पावर फैक्टर का मान है, इस मोटर का जो पावर फैक्टर का मान है वो स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। इस मोटर का पावर फैक्टर स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में अधिक होता है। स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख कैपेसिटी स्टार्ट मोटर, तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रनिंग टॉर्क का क्या होता है बहुत अधिक होता है। इस मोटर का पावर फैक्टर स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। अब जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 350 से 400 गुना अधिक होता है, 350 से 400 गुना अधिक होता है। और इस मोटर का जो उपयोग किया जाता है, इस मोटर का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है, इस मोटर का उपयोग किया जाता है बेल्ट चालित पंखे, बेल्ट चालित पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, कंप्रेसर,
कंप्रेसर, बेड चालित पंखे, ब्लोअर, ड्रायर तथा वॉशिंग मशीन। यानी जिन मोटरों में स्टार्टिंग टॉर्क की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है तो वहां पर कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। जो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो वो कैपेसिटर यहाँ क्या रहता है, एक पेज को दो पेजों में बांटने का क्या रहता है, कार्य करता है। एक पेज को कितने पेजों में बांटने का, दो पेजों में बांटने का